नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों का जीएस फर्स्ट पेपर का लेक्चर चल रहा था कला और स्थापत्य का। तो उसी सीरीज़ में हम लोग पांचवा पार्ट देखे थे। पांचवें पार्ट का यह दूसरा लेक्चर है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने लगभग 8 पेजेस को देख लिया था और बाकी के पेजेस को अब हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो यह पीडीएफ है दोस्तों, पीडीएफ आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है 2020 मेंस के लिए, तो उसको देख सकते हैं। जो इन लोगों को भी ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और दोस्तों कम्युनिटी टैब पर आप लोग देखिएगा जाके, कुछ जो लाइव डिस्कशन था तो उसको मैंने आप लोगों से पूछा है कि कौन सी टाइमिंग में रखा जाए, क्योंकि 10 से 11 वाली में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, इसी वजह से है। तो आप लोग उस पर डेली वर्क जो आज की डेट का दिया गया है तो उसको थोड़ा सा देखिएगा और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि किस समय लाइव डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब जो लास्ट लेक्चर था वहाँ पर जो चीज़ें थी वहाँ तक हम लोग देख चुके थे, और जो नहपान विहार जो है इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो देखिए नहपान विहार जो है, मंडप जो है, नहपान विहार का मंडप वर्गाकार है, ठीक है। और जिसकी लंबाई व चौड़ाई जो है 40 फुट है। मंडप के चारों ओर क्या है, 16 कोठरियों का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ नाहपान बिहार की विशेषताएं थी। भाजा बिहार की बात कर लेते। भाजा बिहार, भाजा में एक चैत्य स्तूप के साथ ही एक बिहार का निर्माण, जैसे भाजा स्तूप था, ठीक है, और भाजा एक चैत्य है, तो चैत्य के साथ में एक बिहार की भी निर्माण किया गया है, ठीक है। तो बिहार का निर्माण जो विशेष ध्यान दिया गया है, और भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ की मूर्तियाँ, तो यहाँ की मूर्तियाँ बहुत ही ज़्यादा विशेषता रखती हैं। और अगला जो है, अगला है नागार्जुनी कोंडा। तो अब यह क्या है, यह एक स्तूप अमरावती स्तूप के सामने है, मतलब उसी के समान है। और इसका प्रदक्षिणा पथ जो है लकड़ी की कारीगरी वाले एक जंगल से घिरा हुआ है, ठीक है। प्रदक्षिणा पथ क्या है कि जैसे मान लीजिए ये कोई चीज़ है, ये मंदिर है जिसके गोल गोल जो सर्कुलर फॉर्म में जो घूमने वाला स्थान होता है उसको प्रदक्षिणा पथ बोला जाता है, ठीक है। और दक्षिण भारत में जो है ये, भारत में मिट्टी तथा ईंटों के रोड़े जो हैं वो भरे जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नागार्जुन कोंडा जो स्तूप है उसके बारे में बात कर रहे थे। अब देखिए बोध गया का स्तूप क्या है। तो बोध गया स्तूप की जहाँ तक बात करते हैं, शुंग काल में निर्मित यह स्तूप जो है वर्तमान में नष्ट हो चुका है, तो अब इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं प्राप्त है। धमेक स्तूप की बात कर लेते हैं। चौखंडी स्तूप के समीप ही धमेक स्तूप है, और जिसका निर्माण जो हुआ था वो 6ठी शताब्दी ईसा में हुआ था, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं इसकी विशेषताएं, कि जैसे इस स्तूप के निर्माण में ईंटों का प्रयोग हुआ है, ठीक है, आधार रहित। और भूमि पर निर्मित स्तूप में बीचों बीच एक आले या ताख का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो अब यह क्या है कि जो यह स्तूप है इसके निर्माण में क्या है, ईंटों का प्रयोग किया गया है, और इसका जो आधार है वो आधार रहित है, ठीक है। भूमि पर निर्मित मतलब इसका कोई जैसे किसी ये बेस बनाया जाता है ना ऐसे, तो इसका बेस न बनाकर सीधे सीधे जमीन पर ही इसको बना दिया गया है। अगली चीज़ क्या है कि जैसे घटसाल स्तूप, तो इस स्तूप का निर्माण जो है इस उद्देश्य के तहत किया गया था कि इसमें ईंटों की खपत कम हो, और इस स्तूप का जो स्थापत्य है अत्यंत ही कलात्मक है। तो ये कुछ थोड़ी मोड़ी विशेषताएं हैं। अब देखिए पर्टिकुलर स्तूप के बारे में आपसे कभी नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि पर्टिकुलर काल के बारे में, कि इस काल में कौन कौन से स्थापत्य प्रसिद्ध हुए, तो उनमें थोड़ा थोड़ा सा अगर आप नाम भी डाल देते हैं, घटसाल स्तूप, अमरावती स्तूप, तो भी सही है। उसके बाद में अगर एक एक दो दो डिटेल ले देते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगला क्या है, अमरावती स्तूप। तो अमरावती स्तूप जो है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से प्राप्त जो अवशेष हैं, ठीक है, इनसे जानकारी प्राप्त होती है। और इसका निर्माण जो है सातवाहन काल में हुआ था। इस स्तूप के निर्माण में संगमरमर का बहुत ही अधिक प्रयोग हुआ है। तो ये कुछ बातें हैं। अब मंदिरों की बात कर लेते हैं। तो मंदिरों की जहाँ तक बात करते हैं तो प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। कि जैसे उड़ीसा के मंदिर, तो यह 7वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य बनाया गया था उड़ीसा का मंदिर।
दूसरा कौन सा है? लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर भी उड़ीसा में ही है, और लिंगराज मंदिर जो है पूर्ण विकसित आर्य नागर शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, मुख्य भाग जो है गर्भगृह, जिसे देबुल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देबुल। और क्या चीज़ है? जैसे इसमें क्या है लिंगराज मंदिर में, कि उसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा भाग भी है जिसे जगमोहन कहते हैं, जो एक प्रकार का मंडप है। देखिए, मंडप की जो शैली होती है, ठीक है, हर एक शैलियों में मंडप दिखाई पड़ता है, कुछ शैलियों में नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब भक्त लोग इस जो लिंगराज मंदिर है यहाँ पर एकत्रित होते थे। सबसे आकर्षक भाग जो है, आकर्षण भाग जो है, लिंगराज मंदिर का शिखर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है 160 फीट है, और शिखर पर आमलक और कलश है, कि मतलब जो टॉप चीज़ होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह मंदिर है, मंदिर का शिखर ये है, अब इसी पर टॉप पे आपका कलश और आमलक बनाए गए हैं। ठीक है, अगला क्या है? पुरी का जगन्नाथ मंदिर। तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है वो ठीक उसी प्रकार का बना है जिस प्रकार से लिंगराज मंदिर है। इसमें भी इसके भी 4 भाग हैं, और यह आकार में काफ़ी विशाल है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं। अब अगला कौन सा मंदिर है? यह सूर्य मंदिर कोणार्क। ठीक है, ये भी उड़ीसा में ही स्थित है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, और यह 13वीं शताब्दी में बना था, और यह अपनी किस्मत का अकेला मंदिर है। ठीक है, अर्क या सूर्य के इसे विमान का निर्माण, वास्तुकला भी तथा लक्षण जो है, ठीक है, शिल्पी की जो शिल्पी की सम्मिलित प्रतिमा जो है उसका यह परिणाम माना जाता है। ये उत्कीर्ण आकृतियाँ जो हैं वास्तुकला का अभिन्न अंग मानी जाती हैं। जो यह आपका सूर्य मंदिर है कोणार्क का, ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में बना था, और जिस टाइप से ये बनाया गया है तो उस टाइप का यह अकेला मंदिर है। ठीक है, सूर्य के लिए इसे विमान का निर्माण किया गया है। ठीक है, सूर्य के इस विमान का निर्माण वास्तुकला के लिए बहुत ही अभिन्न चीज़ मानी जाती है, और इसमें उत्कीर्ण जो आकृतियाँ हैं वास्तुकला का एक अभिन्न अंग मानी जाती हैं। और इनमें जो आकृतियाँ बनाई गई हैं, जैसे फूल पत्तियों की, पशु, देवदानव, काल्पनिक पशुओं की मूर्तियाँ छोटे या बड़े आकार में उत्कीर्ण मिलती हैं। तो ये कुछ बातें हैं सूर्य मंदिर कोणार्क के बारे में। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या है? मध्य प्रदेश के मंदिरों को देख लेते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के मंदिरों में खजुराहो के मंदिर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और चंदेल राजाओं के समय यह 950 से 1050 ईस्वी के बीच में बनाए गए थे। ठीक है, तो इसमें पत्थर का एक बना हुआ एक बड़ा सा चबूतरा होता है। ठीक है, पत्थर का बना होता है, चबूतरा होता है। इसकी नींव नींव की जो मंजिल है वह काफ़ी ऊंची है, मतलब जो इसकी आधार जो बनाया गया काफ़ी ऊंचा बनाया गया है। इस पर गर्भगृह जो अंतराल और मंडप तथा अर्धमंडप है। ठीक है, ये सब आकृतियां हैं। गर्भगृह क्या होता है? गर्भगृह जो आपके जहाँ पर मूर्ति रखी जाती है मंदिर के अंदर, तो वह स्थान होता है। कुछ मंदिरों में क्या है, मंडप के दोनों ओर महामंडप भी बनाए गए हैं। ठीक है, गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ भी है, कि जहाँ पे जो भगवान की मूर्ति है उसी के अगल बगल आप घूमने के लिए, चक्कर लगाने के लिए एक प्रदक्षिणा पथ भी बनाया गया है। और क्या चीज़ है? इन शिखरों पर छोटे छोटे शिखर संलग्न हैं, मतलब छोटे छोटे अलग अलग शिखर भी, इनके ऊपर जो सबसे टॉप वाला पोर्शन होता है उस पर छोटे छोटे शिखरों का भी निर्माण किया गया है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें उरु श्रृंग कहते हैं। ठीक है, इन शिखरों को, जिन पर उभरी हुई आकृतियां हैं, बहुत सारी आकृतियां सजीव और सुगठित और बहुत ही ज़्यादा अति सुंदर दिखाई पड़ती हैं। अब अगला कौन है? कंदरिया का महादेव मंदिर जो है, ऐसी 650 आकृतियां हैं। ठीक है, तो अगला मंदिर कौन सा है? अगला मंदिर है आपका राजस्थान के मंदिर। तो अब देखिए, राजस्थान के मंदिरों की जहाँ तक बात करते हैं, तो गुप्तोत्तर काल में राजस्थान में एक सुंदर और समृद्ध निर्माण कला का विकास हुआ था, और जो अवशेष हैं जोधपुर में ओशिया नामक गांव में प्राप्त हुए थे। यहाँ ब्राह्मण और जैन मंदिर भी मिले हैं। ठीक है, 2 प्रकार के मंदिर हैं, जैनों के और ब्राह्मणों के, और 99 मंदिर एक स्थान पर हैं। तो ये आप समझ सकते हैं, 99 जो टेम्पल्स हैं वो एक ही जगह पर हैं। चलिए आगे देखते हैं, सूर्य मंदिर की बात कर लेते हैं। सूर्य मंदिर, ये हरिहर जो मंदिरों के कुछ बाद जो है ये सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया,
और जो मुख्य मंदिर के चारों ओर है छोटे छोटे मंदिर भी हैं, जैसे मतलब मेन मंदिर ये है, इसी के चारों ओर छोटे छोटे और भी मंदिर हैं, ठीक है, जो एक गलियारे से एक दूसरे से मिले हुए हैं। मतलब जो छोटे मंदिर है और बड़े मंदिर है उनके बीच में एक गलियारा है जिससे वो सब मिलते हैं, ठीक है। अगला क्या है, जैन मंदिर की बात कर लेते हैं। जैन मंदिर जो है महावीर का जैन मंदिर एक पूर्ण विकसित मंदिर का उदाहरण माना जाता है। इसके मुख्य भाग में गर्भगृह है, मंडप है और खुला द्वार है, ठीक है। गर्भगृह का मतलब जहाँ पर मूर्ति रखी जाती है, मंडप और खुला द्वार, बाहर का जो द्वार है वो खुला है हुआ है और जिसके सामने एक अलंकृत तोरण बना हुआ है, ठीक है। यह मंदिर जो है 8वीं शताब्दी का बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं पश्चिमी भारत तथा गुजरात के मंदिर। तो अब देखिए मंदिर, यह मंदिर जो हैं यह सोलंकी राजाओं के काल में बने थे। गुजरात के बंदरगाहों से, जो गुजरात है, ठीक है, तो गुजरात में बंदरगाह है, बंदरगाहों से पश्चिमी तथा पूर्वी तट के साथ यह व्यापार होता था, ठीक है, गुजरात के मंदिरों से। और इन रत्न जड़ित मंदिरों का निर्माण जो है केवल सोलंकी राजाओं के संरक्षण के कारण ही नहीं हुआ है, अन्य लोगों का भी योगदान है इसमें। और मोढेरा का सूर्य मंदिर देख लेते हैं। सबसे प्रसिद्ध मोढेरा का सूर्य मंदिर है और यहाँ की विशेषता सबसे अच्छी ये है कि यहाँ पर सुनहरे बलुए पत्थर से यह मंदिर बना हुआ है, ठीक है। स्तंभों पर आधारित है, मतलब कहने का मतलब है कि खंभों पर जो स्तंभ होते हैं, स्तंभों पर आधारित खुला द्वार मंडप है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर की बात कर लेते हैं। पश्चिम भारत है, पश्चिम भारत की मंदिर निर्माण शैली का चरमोत्कर्ष जो है वो हमें दिलवाड़ा के जैन मंदिर में दिखाई पड़ता है, जो कि 10वीं और 13वीं शताब्दी में बनाया गया है। अब दक्षिण भारत के मंदिर देख लेते हैं कि जैसे एलोरा है। एलोरा की जहाँ तक बात करते हैं तो बौद्ध शिलालेखों का अनुकरण करते हुए ब्राह्मण धर्मानुयायियों ने धार्मिक क्रियाओं के आवश्यकता अनुसार स्तंभ थे, स्तंभ भवन खुदवाकर बनवाए थे, ठीक है। इन पर्वत ये जो इस पर्वत जो है कंदरा में एक स्तंभ युक्त मंदिर जो मंडप है और गर्भगृह है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती हैं जो एलोरा के मंदिर हैं। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है, स्तंभों के शीर्ष पर मंगल घाट आकार के हैं, ठीक है। यहाँ भी दीवार के भित्ति स्तंभों पर वैष्णव और शैव देवताओं की उभरी हुई मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, कि मतलब पत्थरों पर ही मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, किसकी, वैष्णव और शैव देवताओं की। कैलाश मंदिर की बात कर लेते हैं। तो देखिए कैलाश मंदिर पर्वत शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण विधि के विकास की चरम अवस्था का उदाहरण माना जाता है और चरम अवस्था जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं और ये आपका 5वां पार्ट जो है कला और स्थापत्य का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हम लोग अगले पार्ट में अगली चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।